जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीज़ अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 जो है उसका जो लास्ट टॉपिक है 9.5 है साइंटिफिक मेथड, इसको हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट, ये जो है बेसिकली इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम के हवाले से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड के अंदर कुछ स्टेप होते हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। वो स्टेप हैं बेसिकली, वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड पहली बात है, कहते किसे हैं, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एन इशू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिगार्डिंग नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इशू हमें आ रहे होते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर जो हमें इशू आ रहे हैं, ठीक है, तो उस इशू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सही है। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ स्टेप हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि पहला क्या है, आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन इशू और अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो इशू होता है या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जो इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फिर हमने इस इशू और प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हम क्या करते हैं कि गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। तीसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है प्रपोज एंड एक्सप्लेनेशन और अ गेस वर्क नोन एज हाइपोथेसिस। जो तीसरा स्टेप है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा होता है बेसिकली, हाइपोथेसिस के अंदर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं या उसका गैस करते हैं, जो वर्क जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उसका थोड़ा सा गैस लगाते हैं, एजुकेटेड गैस भी आप कह सकते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर क्या करते हैं, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट एविडेंस टू द टेस्ट द हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप के अंदर हम उसी जो गैस वर्क होता है हमारा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके नताइज निकालते हैं। ठीक है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस के ज़रिए। सही है। 5 स्टेप के अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, गैदर डाटा, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रिटिंग ग्राफ्स टू रीच ए कंक्लूजन विच इज़ कॉल्ड अ थ्योरी। एंड पे क्या होता है कि जब रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है, ऑर्गेनाइज और एनालाइज भी हम कर लेते हैं, गैदर जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक, उसके ऊपर हाइपोथेसिस, उसके प्रॉब्लम इशू जो होते हैं, जो ऊपर वाले स्टेप में हमने देखे हैं, जब ये सारा हो जाता है तो हम क्या बनाते हैं, उसकी थ्योरी बनाते हैं। ठीक है। 6 स्टेप के अंदर क्या होता है, रिपीटेड टेस्ट ऑफ द थ्योरी टू वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इशू दैन लीड टुवर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। जब आप थ्योरी को भी एक मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, थ्योरी आप निकाल लेते हैं उसकी, तो फिर आप क्या करते हैं, उस जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी थ्योरी होती है, जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर आप अपना लॉ दे देते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये 6 स्टेप हैं, इनके आगे भी डिटेल दी हुई है। इसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास इधर है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास ऑब्जर्वेशन है। क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये जितने मैंने यहाँ पे ये मार्क किए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, आपने इतना ही मतलब किसी क्या करना है, याद कर लेना है। सही है। तो ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड इज to make observation and natural process and collect data about them। सबसे पहले पहले स्टेप के अंदर स्टूडेंट आप क्या करते हैं, आप साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ऑब्जर्वेशंस और नेचुरल प्रोसेस का जो डाटा है वो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से ही जितने स्टेप हैं, आगे 6-7 स्टेप है, इनको एग्जांपल के ज़रिए वो मतलब कि समझा रहा है। ठीक है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल इट our common observation that shadow of an opaque object is formed when it is placed in the path of light coming from the
सन और लैम्प। वो कहता है कि आप ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो शेडो बनता है बेसिकली लाइट से ही बनता है, या सन की डायरेक्ट लाइट आ रही हो, या फिर किसी बैटरी की, किसी लाइट लैंप की आ रही हो, जैसे ही आपको देख रही है कि एक आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो शेडो बन रहा है क्यों बन रहा है। पहले ये क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है आपकी। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि शेड क्यों बन रहा है, तो पहला स्टेप क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है। अच्छा जी, जब ये ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाती है कि ये शेडो क्यों बन रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट जब फॉल होगी तो इसी ऑब्जेक्ट का एक शेडो बनेगा। जैसे एक आप चल रहे होते हैं तो आपका भी शेडो बन रहा होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है हाइपोथेसिस, किसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन आर एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं जब आप ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन भी कर लेते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अबव एग्जांपल, उसी एग्जांपल को ही रिपीट करेगा वो कि वी अज्यूम्स दैट शेडो ऑफ बैक ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ द लाइट बिकॉज लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। हाइपोथेसिस के अंदर वो कहते हैं कि जो शेडो बन रहा है ओपैक ऑब्जेक्ट का, वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि लाइट जो बेसिकली वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल कर रही है। अब वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल कर रही है, उसे आगे रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन ओपैक ऑब्जेक्ट उसका शेड लाजमी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि देखो जो बात यहाँ पे वो बता रहा है, अब उसका एक्सपेरिमेंट तो लाजमी होगा ना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, वो कहता है एक्सपेरिमेंट इज एन ऑर्गेनाइज रिपीटेबल प्रोसेस विच इज यूज टू टेस्ट द ट्रुथ ऑफ हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि जो आपने हाइपोथेसिस निकाला है, हाइपोथेसिस तक जो आपने ऑब्जर्वेशन, जो आपने मालूमात इकट्ठी की है, डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो सही है या गलत है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपने थ्योरी ये सारी लिखनी है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, और ये क्या है, एक टॉर्च की मदद से यहाँ पे लाइट गुजारी गई है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कार्ड है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है, एक होल है, एक सुराख है, लेकिन जो लास्ट है उसका होल नहीं है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, पहले होल में से गुजर रही है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे पर एक स्पॉट बना रही है, ठीक है, एक डॉट बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि लाइट जो है यहाँ पे पास नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा सुराख नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज़ को नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ के अंदर। अब उसी चीज़ का एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वाकई स्ट्रेट पाथ में है। अब उन्हीं कार्ड को स्टूडेंट्स क्या कर रही है, ऊपर नीचे रखा हुआ है उन्होंने। अब देखिए ये पहले में से गुजरी, दूसरे में से नहीं गुजर रही, क्योंकि दूसरा जो कार्ड है ऊपर की तरफ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, सुराख तो है, लेकिन लाइट पास नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि स्टूडेंट्स ये होल और ये होल बिल्कुल आमने सामने नहीं है, स्ट्रेट पाथ में नहीं है, हालांकि इस कार्ड को थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। तो इस बात से ये जाहिर होता है स्टूडेंट्स कि वाकई लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, थ्योरी की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स थ्योरी जो है बेसिकली वो कहते हैं सक्सेसफुल आफ्टर successful verification of an observation and with the help of the careful experimentation, it become a theory and applicable to similar phenomena. अब वो कहते हैं जब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप थ्योरी जो है बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा ना ये जो साइड पे आपका एक फ्लो चार्ट भी बना हुआ है कि ऑब्जर्वेशन आपने किस किस स्टेप से करनी है, ये हम देख लेते हैं। देखिए पहले आप करते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सही हो फिर आप हाइपोथेसिस पे पास आते हैं, हाइपोथेसिस सही हो फिर एक्सपेरिमेंट करते हो स्टूडेंट्स। अगर एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली इन ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के साथ मैच ना कर रहा हो तो दोबारा आप वापस जाते हैं, ऑब्जर्वेशन दोबारा करते हैं, ठीक हो गया। तो वो क्या होता है, लेक ऑफ एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा होता। वो जो आप मतलब कि ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस दे रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट इन दोनों की बुनियाद पर आप कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट ट्रू नहीं हो रहा होता। जैसे यहाँ पे हमने लाइट का एक्सपेरिमेंट किया, वो तो बिल्कुल सही था, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अगर एक्सपेरिमेंट भी सही हो जाते तो फिर थ्योरी हो जाती है, थ्योरी के बाद क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है।
प्रिडिक्शन जो है स्टूडेंट्स, अगर वो आपका सही नहीं होता तो दोबारा आप थ्योरी की तरफ जाते हैं, थ्योरी को आप सेट करते हैं, फिर दोबारा आप क्या आते हैं, प्रिडिक्शन पे आते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो थ्योरी की तरफ वापस जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो इसी प्रिडिक्शन को आप क्या बना देते हैं, लॉ बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले ऑब्जर्वेशन डिस्कस की, फिर हाइपोथेसिस डिस्कस किया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, फिर हमने थ्योरी डिस्कस कर ली। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं प्रिडिक्शन पे आते हैं। अगर प्रिडिक्शन हमारा सही होगा तो फिर हम लॉ की तरफ चले जाएंगे। सही है, तो प्रिडिक्शन जो स्टूडेंट्स इसकी तरफ आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ थ्योरी वी कैन मेक प्रिडिक्शन अबाउट certain unknown aspect of nature. To verify the prediction, experiments are designed to test theory over and over again. If test results do not agree, hypothesis is changed or rejected. वो कहता है प्रिडिक्शन के अंदर सिर्फ हम यही चेक करते हैं कि जो आप बेसिकली प्रिडिक्शन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अगर वो उसका रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसको मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप उससे एग्री नहीं होते उस प्रिडिक्शन से, ठीक है, तो फिर आप हाइपोथेसिस को भी चेंज करते हैं या फिर आप क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो 6 स्टेप है उसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्सिफिकेबिलिटी कहते हैं। अब बेसिकली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड एज जस्ट अ थ्योरी to be considered scientific. It also make the prediction that can be tested and potentially proven false. The requirement of the falsifiability ensure that theories are not based on vague. Vague कहते हैं स्टूडेंट्स जो क्लियर ना हो, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक और अनटेस्टेबल क्लेम. इट distinguishes scientific theories from the false or pretended beliefs that cannot be experimentally tested. feasibility के अंदर भी स्टूडेंट्स यही चेक किया जाता है कि बेसिकली जो आप थ्योरी को सजेस्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली साइंटिफिक है या नहीं है, मतलब कि साइंटिफिक मेथड के ऊपर आपने रिसर्च की है या नहीं की। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादातर इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, और फिर ये देखा जाता है कि जो आपने बेसिकली थ्योरी सजेस्ट की है वो कोई गलत थ्योरी तो नहीं है, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए उसके रूल्स को करते हुए आपने फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, आपके पास वो क्लियर है या नहीं है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, टेस्टेबल है या अनटेस्टेबल है। तो इस चीज़ की फॉल्सिबिलिटी प्रिडिक्शन के बाद बेसिकली इस चीज़ को लाजमी चेक किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो जितने हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं इनमें से स्टूडेंट शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ आते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो लॉ का है, मतलब कि लास्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम बेसिकली लॉ कह रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, लॉ के अंदर अब वो कहते हैं कि व्हेन ए थ्योरी हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू, इट इज़ कॉल्ड लॉ। जब थ्योरी आपके पास बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सेप्ट हो जाती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने स्टेप हम जब करते हैं उसके बाद आकर हम लॉ को मतलब कि प्रेफर कर रहे होते हैं। ये सारे स्टेप करने पड़ते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। दिस लॉ इज सच अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ नेचर विच एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द पास्ट एंड कैन predict about other aspect of nature. From the fact that light travel in the straight line, we can predict shade of opaque objects similar in shape is formed whenever it plays in the path of light. For example, the shade of ball will be round whereas the shade of rectangular block will be a rectangle. अब स्टूडेंट्स इस लॉ के अंदर वो क्या चीज़ बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जब लॉ बन जाता है तो बेसिकली वो तो लॉ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में कहते हैं जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट और उसका जो है बेसिकली शेडो वैसे बनेगा। ये क्या लॉ है। अब इसी तरह यहाँ पे भी एक और एग्जांपल दे रहा था कि शेड ऑफ बॉल जो है विल बी राउंड है। अब बॉल जो है आपको पता है उसका शेड ऑफ राउंड होगा, वेयर एज द शेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल बी अ रेक्टेंगुलर। इसी तरह जैसे रेक्टेंगुलर शेप होगी या ट्राइंगल शेप होगी या सर्कल शेप होगी स्टूडेंट्स, उसका शेडो भी उसी तरह से होगा जैसे उसका रियल में ऑब्जेक्ट है, रियल में उसकी क्या है, स्ट्रक्चर है, वैसे उसका क्या होगा स्टूडेंट, शेप भी शेड भी
वैसे ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।